नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव के 7th चैप्टर की पोम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। तो बच्चों चलिए आज हम इस पार्ट में करने वाले हैं इस पोएम से जुड़े सभी पोएटिक डिवाइसेस और साथ ही साथ में बच्चों करेंगे इस पोएम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पोएटिक डिवाइस की। और आपको तो पता ही है कि जब भी हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो हमारे माइंड में आता है वो क्या होता है? किसी भी पोएम की राइम स्कीम। किसी भी पोएम की राइम स्कीम। अब तक आप सभी को पता है बच्चों की राइम स्कीम क्या होती है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार क्विकली फटाफट से समझ लेते हैं शॉर्ट में कि आखिर राइम स्कीम होता क्या है। बच्चों किसी भी सॉन्ग का या किसी भी पोएम के जो एंड के वर्ड्स होते हैं अगर वो उनकी जो साउंड है वो क्या है, सेम है, अगर वो आपस में राइम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी बनकर आती है, निकल कर आती है राइम स्कीम। तो जैसा कि बच्चों आप स्टैंजा 1 में देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास में एंड वर्ड्स कौन से हैं? ट्री है, नाइफ है, ग्रोन है, अर्थ है। और ये सभी हमें पता चल रहा है बच्चों कि एक दूसरे से बिल्कुल भी राइम नहीं कर रहे हैं। और जब बच्चों किसी भी पोएम के अंदर कोई राइम स्कीम यूज ही नहीं होती है तो वो पोएम किसके अंदर लिखी जाती है? वो पोएम लिखी जाती है मैम फ्री वर्ड्स के अंदर। तो यानी कि ये जो पोएम है बच्चों वो भी किसके अंदर लिखी गई है? वो भी लिखी गई है फ्री वर्ड्स स्टाइल के अंदर। तो हमारा पहला पोएटिक डिवाइस था राइम स्कीम, वो हमने यहाँ पर समझ लिया है कि इसमें कोई राइम स्कीम यूज नहीं हुई है क्योंकि कोई भी जो एंड का वर्ड है बच्चों वो एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये लिखी गई है आपकी फ्री वर्ड्स के अंदर। अब आगे चलते हैं और पोएटिक डिवाइस देखते हैं स्टैंजा 2 के अंदर। तो स्टैंजा 2 के अंदर बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हम बात करने वाले हैं एलिट्रेशन की। हम किसकी बात करने वाले हैं? एलिट्रेशन की बात करने वाले हैं। अब एलिट्रेशन क्या होता है ये भी आपको पता है। एलिट्रेशन यानी क्या होता है कि मैम जब किसी भी पास के वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट व्यंजन की जो साउंड है, ध्वनि है, वो बार बार रिपीट हो तो वहां पर आता है हमारा एलिट्रेशन। जैसे कि आप स्टैंजा 2 में बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास में 2 वर्ड्स हैं, ब्लीडिंग, बाप। तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों में ही किसकी साउंड आ रही है? ब की साउंड आ रही है। और बी जो है वो क्या है? एक कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एलिट्रेशन यूज हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा पोएटिक डिवाइस क्या है? एलिट्रेशन। आगे चलते हैं बच्चों, फिर देखिए हमारे पास में है स्टैंजा 3। स्टैंजा 3 में बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक वर्ड है पुल्ड आउट। ये जो पुल्ड आउट वर्ड है बच्चों वो स्टैंजा 3 में 3 बार ही क्या हुआ है? दोहराया गया है, यानी कि रिपीट किया गया है। और अगर हमें पता है मैम किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को या किसी लाइन को बार बार दोहराया जाए तो वहां पर यूज होता है रिपीटेशन। क्या यूज होता है? रिपीटेशन यूज होता है। इसीलिए इस पोएम के स्टैंजा 3 में भी क्या यूज हुआ है बच्चों? हमारा तीसरा पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है पुल्ड आउट इसको बार बार क्या किया गया है? इसको बार बार रिपीट किया गया है। आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास में स्टैंजा 4। स्टैंजा 4 में बच्चों हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पोएटिक डिवाइस की जिसका नाम है इंजेममेंट। अब इंजेममेंट यानी क्या होता है? तो इंजेममेंट यानी होता है बच्चों कि जब एक सेंटेंस, एक वाक्य एक लाइन में खत्म ना होकर दूसरी या तीसरी लाइन तक चलता है तो वहां पर यूज होता है हमारे इंजेममेंट का। जैसे कि बच्चों देखो एक सेंटेंस, एक वाक्य जो है वो कैसे खत्म होता है? किसी पंक्चुएशन मार्क के साथ में ही खत्म होगा। किसके साथ में खत्म होगा? किसी पंक्चुएशन मार्क के साथ में ही खत्म होगा, या तो फुल स्टॉप होगा या कॉमा होगा, कुछ तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस है वो ना पहली लाइन में खत्म हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क है, ना कोई कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप है।
सेकेंड लाइन में भी कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सीधे थर्ड लाइन में आकर क्या है, एक पंक्चुएशन मार्क है, यानी कि एक कॉमा हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है बच्चों कि यहाँ पर भी हमारा यूज हुआ है इंजैम्मेंट का। इंजैम्मेंट जो है वो और भी स्टेंजास में यूज हुआ है बच्चों, लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पोएटिक डिवाइस जो है वो यहाँ पर यूज हुए हैं। और अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे लास्ट पोएटिक डिवाइस की, जिसका नाम है मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है बच्चों, जब इनडायरेक्टली एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ में किया जाता है, यानी कि एक चीज की तुलना दूसरी चीज के साथ में की जाती है, तो वहां पर यूज होता है मेटाफर। जैसे कि आप स्टैंजा 1 में देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक वर्ड, वो क्या है, लेप्रेस हाइट। अब हमें पता है लेप्रेस हाइट का मतलब क्या है, हम पोएम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो आपको पता है कि यहाँ पर हाइट किस का क्या मतलब है, स्किन से मतलब है, ठीक है। अब ये जो लेप्रेस हाइट है बच्चों, वो पूरा मिलकर किसको दर्शा रहा है, हमारी जो डिस्कलर्ड बार्क है, यानी कि जो सेम जैसी नहीं है, एक जैसी रंग की जो टहनी है वो नहीं है, छाल नहीं है, उसको ये लेप्रेस हाइट दर्शा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। और इसी के साथ में बच्चों इस पोएम में 5 पोएटिक डिवाइस यूज हुए थे, जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इनको और अच्छे से हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम क्या होता है बच्चों, राइम स्कीम refers to the pattern of rhyming sounds at the end of lines in a poem or song. राइमिंग वर्ड्स बच्चों कहां पर आते हैं, किसी भी सॉन्ग या फिर किसी भी पोएम के एंड के वर्ड्स के अंदर आते हैं। और अगर वो साथ में राइम कर रहे हो, यानी कि उनकी तुकबंदी हो रही हो, तो वहां पर यूज हो जाती है कोई ना कोई राइम स्कीम निकलकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पोएम में कोई राइम स्कीम यूज नहीं हुई है, यानी कि ये लिखी गई है फ्री वर्स स्टाइल के अंदर। आगे चले, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। शब्दों के शुरुआत में व्यंजन की ध्वनि का दोहराया जाना बच्चों, वहां पर यूज होता है एलिट्रेशन का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। स्टैंजा 2 में ब्लीडिंग बाक में आप देखोगे ब की जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट है और उसको बार बार रिपीट किया गया है। इसी तरीके से स्टैंजा 3 में वाइट वेट में भी आप देखोगे व डब्ल्यू की जो साउंड है उसको बार बार रिपीट किया गया है, यानी कि यहाँ पर यूज हुआ है एलिट्रेशन। आगे चलते हैं, थर्ड पोएटिक डिवाइस इंजैम्मेंट। इंजैम्मेंट यानी क्या होता है, किसी भी वाक्य का एक लाइन में खत्म ना होकर दूसरी तीसरी लाइन तक चलना। जैसे कि यहाँ आप देखोगे स्टैंजा 1 के अंदर नॉट ए सिंपल वाला जो सेंटेंस है वो कहां पर आकर खत्म होता है, द अर्थ वाली लाइन पर आकर खत्म होता है। इसी तरीके से स्टैंजा 2 में द ब्लीडिंग बाक वाला जो सेंटेंस है बच्चों, वो ग्रीन डूइंग्स तक पर जाकर क्या होता है, खत्म होता है। इसी तरीके से स्टैंजा 4 में आप देखोगे देन द मैटर कौन से लाइन पे जाकर खत्म होता है, सन एंड एयर वाली लाइन पर जाकर खत्म होता है। इसीलिए हमें पता है कि यहाँ पर यूज हुआ है इंजैम्मेंट का। आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास में रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी वर्ड का, फ्रेज का बार बार दोहराया जाना, किसी भी बात पर जोर देने के लिए वहां पर यूज होता है रिपीटेशन का। रिपीटेशन का मतलब ही क्या होता है, देखो बात को रिपीट करना, किसी भी चीज को रिपीट करना, दोहराना, ठीक है। तो हमने देखा कि स्टैंजा 3 के अंदर पुल्ड आउट वर्ड जो है बच्चों, उसको बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। और लास्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर यानी क्या होता है, मेकिंग इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जब आप दो चीजों के बीच में तुलना करते हो, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, थोड़ा सा घुमाकर किन्हीं और वर्ड्स का यूज कर। तो जैसे आप देखोगे लेप्रेस हाइट जो है स्टैंजा 1 के अंदर, वो मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ब्लीडिंग बाक जो है स्टैंजा 2 के अंदर, ये भी क्या है, आपके मेटाफर का एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से बच्चों सारे पोएटिक डिवाइस जो है हमने कवर कर लिए हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे इस पोएम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट? सबसे पहले तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि क्या एक साधारण सी मार जो है एक चाकू की, वो एक ट्री को, एक पेड़ को मार सकती है?
अगर हमारा जवाब है कि नहीं, नहीं मार सकती है, तो क्यों नहीं मार सकती है? यानी कि अगर हम एक कुल्हाड़ी से या एक चाकू से जोर की मार लगाएं एक पेड़ के ऊपर, तो क्या हम उसे मार सकते हैं? और अगर हम नहीं मार सकते हैं, तो क्यों नहीं मार सकते हैं? तो देखिए बच्चों, बिल्कुल भी एक सिंपल जैब जो है नाइफ का, वो एक पेड़ को नहीं मार सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ क्या होता है बच्चों, अपने आप ग्रो करने लगता है। अगर आप उसे छोड़ दोगे, अगर आप उसे जड़ से नहीं उखाड़ोगे, तो वो बढ़ता रहेगा, चाहे आप उसको कितनी भी बार काट लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? नो, अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। कि नहीं, एक सिंपल जैब, जैब यानी मार, एक सिंपल सी, एक साधारण सी मार जो है एक चाकू की, एक कुल्हाड़ी की, वो एक पेड़ को नहीं मार सकती है। A tree takes many years to grow to its full size by absorbing sunlight, air and water. एक पेड़ जो है बच्चों, वो बहुत सालों में बड़ा होता है। किन किन चीजों को ग्रहण कर कर? सनलाइट को, सूर्य की जो किरणें हैं, और एयर जो है, हवा जो है, और पानी लेकर वो क्या करता है? धीरे धीरे ग्रो होता है, धीरे धीरे बढ़ता है बहुत सालों में। The roots of the tree grow deep and hold it firmly in the soil. अब सारी की सारी जो ताकत है बच्चों पेड़ की, वो कहां पर होती है? उसकी जड़ों में होती है, उसकी रूट्स में होती है। तो जो जड़ है पेड़ की बच्चों, वो नीचे गड़ी हुई होती है और बहुत दृढ़ता से, बहुत कठोरता से उसको जमीन के अंदर पकड़कर रखती है। किसको पकड़कर रखती है? पेड़ को पकड़कर रखती है। सो ओनली अ चॉप कैन नॉट किल अ ट्री। तो इसी कारण से बच्चों, एक मार जो है पेड़ पर, वो उसको नहीं मार पाएगी। बिकॉज, क्योंकि इट विल स्लोली हील अप एंड ग्रो टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अगर उसे जड़ से नहीं उखाड़ोगे, सिर्फ मारकर छोड़ दोगे, तो क्या होगा? वो पेड़ अपने आप धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और वापस से अपनी आकृति और अपने साइज में आ जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? किस प्रकार से बच्चों पेड़ जो है वो वापस से अपनी पूरी साइज में, जो पूर्व उसकी साइज थी, आकृति थी, उसमें कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता है बच्चों? क्योंकि उसकी जो रूट्स है वो अभी भी क्या करती रहती हैं? मॉइस्चर लेती रहती हैं, अभी भी जितने न्यूट्रिशंस उसको चाहिए वो लेती रहती है। List the words suggestive of its life and activity. पोएम में से बच्चों हमें ऐसे शब्द निकालने हैं जो इस प्रोसेस के बारे में हमें बताते हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आप कैसे लिखेंगे? The tree grows to its full size by consuming nourishment from the earth's crust and observing sunlight, water and air for several years. बच्चों पेड़ जो है वो अपनी पूरी साइज में ग्रो करता है, बढ़ता रहता है। कैसे? बाय कंज्यूमिंग नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट। जो धरती की सतह है बच्चों, उससे क्या लेकर? उससे नरिशमेंट लेकर, उससे क्या लेकर? उससे कुछ ऐसे जरूरी तत्व लेकर जो उसके बढ़ने के लिए जरूरी हैं। और बच्चों बहुत सालों तक, है ना, बहुत कई सालों तक, बहुत सालों तक क्या ग्रहण कर कर? सनलाइट ग्रहण कर कर, पानी ग्रहण कर कर, और हवा ग्रहण कर कर जो पेड़ है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। The words suggestive of the tree's life and activity are, कुछ वर्ड्स बच्चों, जो शब्द हमें पोएम के अंदर इस चीज के बारे में बताते हैं, वो हैं जैसे कि grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water and sprouting leaves। ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चों जो हमें जो ट्री है उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? बच्चों ब्लीडिंग बार्क जो है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब किससे है बच्चों? उसका मतलब है सैप से। सैप आपको पता है, हम पोएम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? एक लिक्विड सा पदार्थ होता है जो पेड़ में से निकलता है जब हम उसको क्या करते हैं? जब हम उसको काटते हैं। तो जैसे बच्चों मार पड़ने पर ह्यूमन की बॉडी से क्या होता है? खून निकलता है। उसी तरीके से जब पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं ना कि पेड़ को मारना नहीं है, क्योंकि पेड़ में भी क्या होता है? पेड़ में भी जान होती है, पेड़ भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
तो जिस प्रकार से ह्यूमंस को जब मार पड़ती है या लग जाता है या कट होता है बच्चों, तो जिस तरीके से उनमें से खून आता है, उसी तरीके से जब आप क्या करते हो, जब आप पेड़ को मारते हो, उस पर कुल्हाड़ी चलाते हो, उसकी छाल को काटते हो, हटाते हो, तो वहां से भी क्या आने लगता है, सैप निकलने लगता है, यानी कि पेड़ भी जो है बच्चों वो क्या करने लगता है, ब्लीड करने लगता है। व्हाट मेक्स इट ब्लीड, हमने डिस्कस किया कि जो पेड़ है वो कैसे ब्लीड करता है, कैसे उसको खून आते हैं, है ना, कैसे उसमें से रक्त निकलता है, क्योंकि पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जो ट्री है वो भी ह्यूमंस की तरह ही है। जब हमें लगती है चोट, जैसे हमें खून आता है, रक्त हमारा बहता है, उसी तरीके से सेम ट्रीज जो है बच्चों, जब हम उन्हें मारते हैं, उन्हें दर्द पहुंचाते हैं, तो उनको भी दर्द होता है, उनको भी ब्लीडिंग होती है, और इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, ब्लीडिंग बार्क रिफर्स टू द सीपिंग of sap like substance from part of the tree trunk where it has been hit with an axe। ब्लीडिंग बार्क जो है बच्चों, ये ब्लीडिंग बार्क जो है वो किसको रेफर करता है, सैप को रेफर करता है। सैप क्या है, एक तरल पदार्थ है जो हम पेड़ को जब काटते हैं तो उसमें से निकलता है, जो कि क्या है बच्चों, जब हम पेड़ के तने को, है ना, जब हम ट्रंक को, उसके तने को काटते हैं, तो एक कुल्हाड़ी के साथ में जब हम उस पे मारते हैं तो एक सैप जैसा पदार्थ जो है वो वहां से निकलता है, उसे ही क्या कहा गया है, ब्लीडिंग बार्क कहा गया है। द ट्री इज सेड टू ब्लीड व्हेन इट इज चॉप्ड, हैक्ड और जैब्ड एट। ऐसा कहा जा रहा है बच्चों कि पेड़ जो है वो क्या करता है, उसको ब्लीड होता है, यानी कि उसको खून आते हैं, वो ब्लीड करने लगता है जब उसको काटा जाता है या उस पर जोर से मारा जाता है या उसको कुचला जाता है। तो जैसे ह्यूमंस के साथ में अगर उनको चोट मारी जाती है तो जिस तरीके से वो ब्लीड करते हैं, सेम उसी तरीके से ट्रीज भी क्या होते हैं, ब्लीड करते हैं। Here the poet wants to convey the message that, यहाँ पर इस बात से बच्चों, ब्लीडिंग बार्क से जो पोएट है वो क्या बात बताना चाहते हैं, क्या संदेश कन्वे करना चाहते हैं कि just like human beings who bleed, trees also feel pain when cut or chopped। ह्यूमंस की ही तरह बच्चों, जब उनको लगती है, जिस प्रकार से उनका खून बहता है, उसी तरीके से जो पेड़ हैं उनको भी दर्द होता है जब उनको काटा जाता है या उनको क्या किया जाता है, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है ना, उनको जमीन से हटाया जाता है। तो सेम उसी तरीके से जैसे ह्यूमंस को दर्द होता है, सेम उसी तरीके से ट्रीज को भी क्या होता है, दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द पोएट सेज नो in the beginning of the third stanza, what does he mean by this? बच्चों थर्ड स्टेंजा में आपको ध्यान हो तो पोएट कहते हैं नो, तो यहाँ पर ये जो नो है बच्चों, इसका मतलब क्या है? तो थर्ड स्टेंजा में बच्चों हमें पोएट बताते हैं कि आप कितना भी पेड़ को मार लो, आप उसको चॉप कर लो, है ना, आप उसको हैक कर लो, आप उसको क्या कर लो, आप उसको कट कर लो, फिर भी जो पेड़ है इसमें नहीं मरेगा। सिर्फ इतना करने से हमारा काम नहीं बनेगा, अगर हमें पेड़ को सच में मारना है तो हमें उसे जड़ से उखाड़ना होगा। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, द पोएट हैज सेड नो टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट मेयर चॉपिंग और हैकिंग वुड नॉट किल अ ट्री। तो बच्चों पोएट जो है उन्होंने नो वर्ड कहा था, नो का इस्तेमाल किया था, नो कहा था, क्यों, जोर देने के लिए इस तथ्य पर कि सिर्फ काटने से या सिर्फ उसको पेड़ को जोर से मारने से पेड़ नहीं मरेगा, इट वुड ग्रो अगेन एंड रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज। वो फिर से ग्रो होने लगेगा, वो फिर से बढ़ने लगेगा और पुनः अपनी आकृति में और अपने कद में आ जाएगा, जितना बड़ा वो पहले था। अगर आप उसे जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो वो वापस से बढ़ने लगेगा। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव? बच्चों आपको ध्यान हो तो पोएट ने दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, पहला है दो फ्रेजेस का इस्तेमाल किया था, पहला है एंकरिंग अर्थ और फिर है अर्थ केव। इनका मतलब क्या है? तो एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है बच्चों,
कि जो अर्थ है उसने क्या किया है, पेड़ को बहुत कस के पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? ट्री की जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं, उसने क्या किया है बच्चों, बहुत फर्मली, बहुत दृढ़ता से पेड़ को पकड़कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अर्थ केव का मतलब क्या है? तो बच्चों, जब पेड़ को जड़ से उखाड़ा जाएगा, जड़ के साथ में निकाला जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर स्पेस हो जाएगा, है ना, जगह हो जाएगी। तो उस जगह को ही क्या कहा गया है? उस जगह को ही अर्थ केव कहा गया है। केव यानी गुफा। तो जिस तरीके से गुफा के अंदर क्या होती है, जगह होती है, उसी तरीके से अगर आप पेड़ को निकाल लोगे, जड़ के साथ में निकाल लोगे, तो वहां पर भी अर्थ के अंदर क्या बन जाएगी, जगह बन जाएगी। उसे ही क्या कहा गया है, अर्थ केव कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? Anchoring earth means that the earth protects the tree by holding it firmly by its roots. बच्चों, एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो पेड़ को सुरक्षित करके रखती है, पकड़ कर रखती है, बहुत दृढ़ता से, बहुत कठोरता से उसके रूट्स के साथ में। Just like an anchor holds a ship firmly to the सी बेड, जिस प्रकार से बच्चों एक एंकर जो होता है वो एक नाव को पकड़कर रखता है एकदम सी का जो बेड है, यानी कि जो सी के नीचे जो ग्राउंड है, उसमें जिस प्रकार से एंकर पकड़कर रखता है, शिप को कहीं जाने नहीं देता है, हिलने नहीं देता है, उसी तरीके से अर्थ जो है वो भी पेड़ को पकड़ के रखती है उसके जड़ों के द्वारा। अर्थ केव रिफर्स टू द स्पेस लेफ्ट अंडरग्राउंड व्हेन द रूट्स आर पुल्ड आउट। और बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अर्थ केव का मतलब क्या है? अर्थ केव का मतलब है वो जमीन के नीचे की जगह, जब क्या होता है, जो खाली पड़ी रहती है, जब आप रूट्स को, जड़ों को खींचकर बाहर निकाल लेते हो, तो वहां पर क्या हो जाती है, खाली जगह बच जाती है। उसे ही क्या कहा गया है, अर्थ केव कहा गया है। The space which previously holding the roots helped keep the tree standing tall and protected it from adversities such as heavy rainfall or storm. वो स्पेस बच्चों जिसने पहले जो पेड़ की जड़ें थी उसको पकड़ कर रखा था, पेड़ को लंबा खड़ा रखा था, उसको सुरक्षित करके रखा था, और जितनी भी बाधाएं आती थी, जैसे बहुत भारी बारिश आ गई या तूफान आ गया, इन सब में वो जो जड़ें थी उस पेड़ को पकड़ कर रखती थी। अब वो उनको निकाल लिया गया है और उस स्पेस को जो खाली बच गया है उसे अर्थ केव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, What does he mean by the strength of the tree exposed? बच्चों, जो पोएट है उनका इस लाइन से मतलब क्या है? लाइन क्या है? The strength of the tree exposed, कि जो ताकत है पेड़ की वो क्या हो जाती है? वो प्रकट हो जाती है, exposed हो जाती है, सबके सामने आ जाती है। तो कैसे एक्सपोज होती है, क्या मतलब है इस लाइन का? तो इसका मतलब क्या है कि पोएट बताते हैं कि जब आप क्या करते हो, पेड़ को मारने के लिए उसकी जड़ों के साथ में उसको बाहर निकालते हो, तब आपको पता चलता है कि आखिर में उस पेड़ की ताकत क्या थी, कहाँ थी, कैसे थी। तो कैसे पता चलता है कि जैसे ही देखो, सबसे ज्यादा ताकत किसके अंदर है? पेड़ की जड़ों के अंदर है, क्योंकि वही उसको पकड़ के रखती है। अगर आपने एक बार जड़ से पेड़ को उखाड़ दिया तो फिर वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो सारी ताकत उसकी कहाँ रहती है? उसकी रूट्स के अंदर ही रहती है। और रूट्स जब बाहर निकल जाती है तब जाकर पता लगता है कि आखिर कितनी ज्यादा ताकत थी इस पेड़ के अंदर। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट्स। जो ताकत है पेड़ की बच्चों, वो किसके अंदर है? वो उसकी जड़ों के अंदर है। Therefore, इसीलिए the phrase the strength of the earth exposed refers to the roots of the tree being exposed to sunlight and air. और इसी कारण से बच्चों ये जो फ्रेज है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, ये किसको बताता है? ये पेड़ की जड़ों के बारे में बताता है, जो अब किसके संपर्क में आ गई हैं? सूर्य की किरणों और हवा के संपर्क में आ गई हैं। कैसे आ गई हैं? आफ्टर ट्री पुल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड। जब क्या हुआ है बच्चों, पेड़ को धरती से उखाड़ कर निकाल लिया गया है, तो उसकी जड़ें भी बाहर आ गई हैं, सामने आ गई हैं। अब सीधे उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और वो हवा के संपर्क में आ गई हैं। दिस एक्सपोजर अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द ट्री। और ये जो सामने आना है रूट्स का बच्चों, ये अंत में कहाँ लेकर जाता है पूरे प्रोसेस को? इसमें अंत में क्या होता है
ट्री की, पेड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक बार पेड़ जड़ के साथ में बाहर आ गया तो वैसे ही वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके बाद में जड़ें क्या होती है, धीरे धीरे सूखने लगती हैं, ब्राउन होने लगती है, फिर हार्ड होने लगती है और फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। तब जाकर पता पड़ता है कि जो पेड़ है बच्चों वो क्या है, वो पूरी तरीके से मर चुका है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? क्या चीज है बच्चों जो कि आखिरकार पेड़ को मार देती है? तो क्या चीज है जो आखिरकार पेड़ को मार देती है? जब आप उसकी जड़ों को बाहर निकाल लेते हो और जो जड़ें हैं बच्चों वो सनलाइट के संपर्क में आती हैं। किसके संपर्क में आती हैं? सनलाइट के संपर्क में आती हैं, एयर के संपर्क में आती हैं, फिर क्या होने लगती हैं, ब्राउन होने लगती हैं, हार्ड होने लगती हैं और इस तरीके से क्या होने लगता है, फिर एक टाइम आता है जब पेड़ पूरी तरीके से मर जाता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? द ट्री इज फाइनली किल्ड बाय पुलिंग आउट ऑफ द मदर अर्थ। जो पेड़ है आखिरकार बच्चों उसको मार दिया जाता है धरती माँ से, उसको खींच कर बाहर निकाल कर। When its roots are exposed to sunlight and air, the tree begins to get scorched and choked. जब बच्चों जो पेड़ की जड़ें हैं वो रोशनी में आती हैं, हवा के संपर्क में आती हैं, तो धीरे धीरे पेड़ क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और दम तोड़ देता है और मर जाता है। It then starts withering, और फिर क्या होने लगता है वापस से बच्चों, इसका withering का मतलब भी क्या है, सिकुड़ना, ठीक है। तो आप कह सकते हो मुरझा जाना, और फिर धीरे धीरे पेड़ क्या होने लगता है, मुरझाने लगता है। इट बिकम्स ब्राउन, ड्राई एंड हार्ड, और फिर बच्चों ये जो पेड़ है वो भूरा होने लगता है, सूख जाता है और काफी ज्यादा कड़क हो जाता है, और अंत में क्या होता है, इवेंचुअली इट डाइज, और अंत में क्या होता है, फिर वो मर ही जाता है। अब पेड़ जो है अगर आपने उसको रूट से बाहर निकाल दिया है तो अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ में बच्चों इस पोएम से जुड़े सभी पोएटिक डिवाइसेस और क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पोएट जो है वो बहुत ही ज्यादा हमें इमोशनल कर हमें समझा रहे हैं कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें पेड़ों को नहीं काटना है, क्योंकि जिस प्रकार से क्या होता है बच्चों हमें दर्द होता है उसी प्रकार से ट्रीज को भी दर्द होता है। सोचो कि हम इतने टाइम तक हम खाना खाते हैं, हम बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, और एकदम से आके अगर हम पेड़ों और हमें कोई काट के चला जाए, है ना, बस अपने मतलब के लिए, तो हमें कितना बुरा लगेगा, है ना। उसी तरीके से पेड़ बहुत सालों में बड़ा होता है और एक झटके में हम क्या करते हैं, उसे गिरा देते हैं, उसे मार देते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो आप सभी को मैसेज देना चाहते हैं, हम सभी को मैसेज देना चाहते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं, उन्हें भी दर्द होता है और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसी के साथ में बच्चों ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।